पॉजिटिव फीडबैक इन लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन इन द फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल, ये भी एक बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक है। अगर इन द लैक्टेशन ड्यूरिंग विच अ मदर प्रोड्यूस मिल्क फॉर, लैक्टेशन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर हर इन्फेंट इन द मेमोरी ग्लैंड, इसको हम लैक्टेशन कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन इंक्रीज, प्रेगनेंसी में क्या होता है? हार्मोन का, कौन से हार्मोन का लेवल? प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होता है। प्रोलैक्टिन नॉर्मली स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, आमतौर पे प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन बाय द मेमोरी ग्लैंड, यानी मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क या फॉर प्रिपेयरिंग मिल्क। बट लेकिन इसमें एक पॉइंट ये जहन में रखे कि थ्रूट यानी प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्ट से मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, बिल्कुल एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे मिल्क प्रोडक्शन होती है, जब बच्चा तकरीबन डिलीवर होने की नज़दीक होता है, टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। क्यों? वजह यह है कि प्रोलैक्टिन तो प्रेगनेंसी के बिल्कुल यानी प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, यानी उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होता है ब्लड में। एक प्रेग्नेंट वोमेन में प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेस, ठीक है। प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। इसका काम क्या है? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, टारगेट ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड है ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन increases, level of the hormone prolactin increases, but due to the presence of progesterone in pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है ब्लड में भी, तो प्रोलैक्टिन को वो अलाउ नहीं करता कि मिल्क प्रोडक्शन करे। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक। लेकिन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल आखिरी डिलीवरी के नज़दीक कुछ दिनों में या बिल्कुल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स, तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाता है तो फिर प्रोलैक्टिन अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। एट बर्थ व्हेन द प्लेसेंटा इज रिलीज फ्रॉम द यूट्रस, प्लेसेंटा मीन प्लेसेंटा रिलीज हो गया और कार्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाता है, तो ये दो मेन सोर्सेज होते हैं प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने के। तो जब ये बॉडी से यानी बर्थ अगर हुई बेबी की, तो प्लेसेंटा भी चंद दिनों में गिर जाता है। प्लेसेंटा गिर गया तो अब इस वोमेन के जो डिलीवर कर चुकी है बेबी को, इसके बॉडी में अचानक ड्रॉप इन द लेवल ऑफ क्या कर होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन सर्जेस यानी स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रोलैक्टिन ब्लड में था, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन एज ए इनहिबिटर काम करता है प्रोलैक्टिन का, यानी वो अलाउ नहीं करता कि वो मिल्क प्रोडक्शन करे। तो प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स milk production while prolactin is there, but progesterone is not allowing milk production during the pregnancy. But after delivery of the baby or after the childbirth, the progesterone level drops, prolactin start in action or comes in action and start producing milk through mammary gland as the baby feed। अब यहाँ पे देखिए तो जनरल बातें थी कि इससे रिलेटेड हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व है मिल्क प्रोडक्शन में। यहाँ तक जब बेबी फीड करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक को एक्सप्लेन कर रहा है इन लैक्टेशन। द सकलिंग एक्शन, यानी जब बच्चा चूसता है मेमोरी ग्लैंड के निपल को या टीट्स को आप कह सकते हैं, द सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन ये सकलिंग एक्शन इट एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। यानी सकिंग ऑफ द टीट causes the production of the prolactin, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, जितना ज्यादा सकिंग होगा उतना ही ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा किससे? यानी जितना ज्यादा बेबी मेमोरी ग्लैंड को चूसेगा मतलब सकिंग करेगा, उतना ही ज्यादा ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन यानी दिस सकिंग एक्शन ऑफ द बेबी ऑफ द टीट इज acting or stimulating the production, the release of prolactin from the pituitary gland, which leads to, और prolactin ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा? मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आएगा मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करेगा और उसको ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा उसके थ्रू। तो मोर सकिंग लीड्स टू मोर प्रोलैक्टिन, यानी मोर सकिंग लीड्स टू मोर प्रोलैक्टिन, विच इन टर्न लीड्स टू मोर लैक्टेशन।
तो ज़्यादा सकिंग, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यानी बेबी सकिंग करेगा उतना ही ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, जितना ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो उतना ही ज़्यादा शाबाश उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। दिस पॉजिटिव फीडबैक इंश्योर द बेबी, और इसका फ़ायदा ये है कि बेबी के लिए मिल्क प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव फीडबैक होता तो फिर मिल्क बिल्कुल नहीं बनते। ठीक है, व्हेन द बेबी इज वीन्ड, यानी जब बेबी को कट ऑफ किया जाता है और ज़्यादा उसको फेड नहीं किया जाता मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, यानी मदर फेड नहीं करती डायरेक्ट इस तरह फीडर वगैरह में कैटल्स वगैरह के मिल्क देना शुरू कर दिया या दूसरे खुराक वगैरह, यानी आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ कर देते हैं, वीड मीन स्टॉप या डिस्करेज कर देते हैं, तो सकिंग एक्शन कम हो गया, तो सकिंग कम होती है तो प्रोलैक्टिन भी क्या होता है, कम बनता है, प्रोलैक्टिन कम बनता है, मिल्क प्रोडक्शन कम बनता है, और जब टोटली एक बेबी कट ऑफ हो जाता है तो प्रोलैक्टिन नहीं बनता, प्रोलैक्टिन नहीं बनता तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, व्हेन द बेबी इज वीन्ड एंड नो लॉन्गर नर्सेस फ्रॉम द मदर, स्टिमुलेशन सीजेस एंड प्रोलैक्टिन इन द मदर्स ब्लड रिवर्ट्स टू प्री ब्रेस्ट फीडिंग लेवल, और फिर वो नॉर्मल तक आ जाता है। ये आप देख सकते, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन ट्रिगर्स इंक्रीज सकिंग बाय इन्फेंट। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन यानी बेबी सकिंग करते हैं, सकिंग ट्रिगर सेंसरी नर्व इंपल्स इन द एरियोला, मेमोरी ग्लैंड के अंदर रीजन्स होते हैं जिसको हम एरियोला कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोसाइट होते हैं, तो वो दो तरीकों से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। एक ये होता है जो हमने ऊपर पढ़ा, ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्स, ये सेंसरी इम्पल्स है चला जाता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, यानी सेंसरी नर्व होता है जो वहाँ से सकिंग इंफॉर्मेशन, यानी जब बेबी सकिंग स्टार्ट कर देता है तो ये एक मैसेज बन के नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन की तरफ चला जाता है। सो ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द एरियोला एंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, यानी ब्रेन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को इन रिस्पॉन्स टू द सकिंग मैसेज और सकिंग एक्शन ऑफ द बेबी। ये मैसेज स्टिमुलस है सकिंग, और ये ब्रेन रिसीव करता है, तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है किसी भी फॉर्म में ऑक्सीटोसिन रिलीज करो फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वो जब रिलीज होगा तो वो क्या कर देता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द सुप्रा आयोटिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये डिटेल बातें ये आप छोड़े, लेकिन ओटी रिलीज, ओवरऑल ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और मेमोरी ग्लैंड पे क्या एक्ट करता है कि ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स मायोएपिथेलियल सेल्स टू स्क्वीज मिल्क फ्रॉम एल्विलाई सो इट ड्रेन्स इनटू लेसिफेरस डक्ट्स, यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क काज करता है मेमोरी ग्लैंड से, कौन, ऑक्सीटोसिन। हमने तो अब मेमोरी ग्लैंड पहले पढ़ा होगा, उसके वो स्ट्रक्चर अगर याद हो, ये एल्वियोलर एक कॉम्प्लिकेटेड स्किन ग्लैंड है। ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड अक्सर कहते हैं इसको। तो ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स मायोएपिथेलियल सेल्स टू स्क्वीज, मायोएपिथेलियल यानी जो ट्यूब्स के सेल्स है उसको स्क्वीज करके यानी कंट्रैक्ट करके, जब वो स्क्वीज हो जाते हैं तो उनसे मिल्क आता है डक्ट्स में। ठीक है, लेसिफेरस डक्ट्स में, और लेसिफेरस डक्ट से वो टीट की तरफ निकलता है बाहर की तरफ, बेबी उस पे फीड करता है। ठीक है, ये लेसिफेरस डक्ट्स है, ये ब्लू में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये एक एक एल्वेलाई है, बंचेस ऑफ मेमोरी ग्लैंड सेल्स। मिल्क इज पूल्ड इन लेसिफेरस साइनस बिफोर बीइंग डिस्चार्ज थ्रू निपल पोर्स। ठीक है, और ये लेसिफेरस साइनस बड़े बड़े साइनस चैम्बर्स होते हैं जहां वहां पे आके ये जमा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद टीट की थ्रू या निपल की थ्रू बेबी के माउथ में चले जाते हैं। एक ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये देख से लैक्टोसाइट्स इन मेमोरी ग्लैंड, सकिंग आल्सो इनिशिएट और स्टिमुलेट द लैक्टोसाइट इन मेमोरी एल्वेलाई प्रोड्यूस मिल्क इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी नर्व इम्पल्स। ठीक हुआ, तो लैक्टोसाइट्स यानी सकिंग रिस्पॉन्स जो होता है बेबी का, ये साथ में लैक्टोसाइट्स जो मेमोरी ग्लैंड के एल्वेलाई में प्रोडक्शन काज करता है मिल्क की इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी नर्व इम्पल्स, यानी बेबी सक करता है तो कुछ मैसेज ब्रेन को चले जाते हैं, ब्रेन
पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस से, और वो फिर क्या होता है, वो आके नीचे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ये जो पाथ हमने पढ़ा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो है सकिंग दूसरे तरीके से किस तरह इनिशिएट करता है मिल्क प्रोडक्शन। तो लैक्टोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए इन रिस्पॉन्स टू सेंसरी नर्व इम्पल्स। सेंसरी नर्व इम्पल्स यहाँ पे क्या है, मिल्क जो बेबी ने सकिंग स्टार्ट किया तो सेंसरी नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, तो वो लैक्टोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मेमोरी ग्लैंड में होते हैं। इज इट क्लियर? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इन फीवर। ये पायरेक्सिया या हाई फीवर में पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आमतौर पे टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक इन्वॉल्व होता है जब इंसान का बुखार या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो। So the only example of a positive feedback mechanism in terms of thermoregulation occur during extremely high fever or when we are exposed for long period to outer temperature of 109 degree Fahrenheit। ठीक है, यानी एक्सट्रीमली हाई फीवर में, या अगर बाहर एक्सटर्नल टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा हाई हो या 109 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या इससे अबव हो, तो फिर बॉडी का जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अक्सर पॉजिटिव फीडबैक में स्विच हो जाता है। ठीक है, दिस कैन बी फैटल और हार्म, ये खतरनाक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकती है। सच हाई टेम्परेचर रेजेस द मेटाबॉलिक रेट रादर देन डिक्रीज इट। तो हाई टेम्परेचर जब हो जाता है, इंसान का बुखार होता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी वजह से एंजाइम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज तो हीट प्रोडक्शन इंक्रीज, तो हीट प्रोडक्शन इंक्रीज मजीद टेम्परेचर राइज। तो ऑलरेडी बुखार है, तो जब टेम्परेचर मजीद राइज हो जाएगा तो मजीद मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा और मजीद हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो मजीद टेम्परेचर राइज होगा, और अगर इस तरह चलता रहा तो इंसान मर जाएगा। ठीक है, सच हाई टेम्परेचर raises the metabolic rate rather than decrease it. This further increases internal heat production. At this point, body heat will continue to rise until a fatal temperature is reached around 113 degrees Fahrenheit. बता दिया मैंने, जब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो गया बॉडी का हाई टेम्परेचर में, ये अक्सर होते हैं, तो सेट पॉइंट आउट हो जाता है। सेट पॉइंट जब सेट पॉइंट आउट हो जाता है तो सेट पॉइंट आउट होने से फिर हाइपोथैलेमस को पता नहीं होता कि मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, यानी फिर वो ये सोचता है कि मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर 39 है या 40 है, तो वो मजीद बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज के साथ मेटाबॉलिक रेट राइज, तो मेटाबॉलिक रेट राइज होने से हीट प्रोडक्शन राइज हो जाएगा। हीट प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो मजीद बॉडी का टेम्परेचर ऊपर होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली 113 डिग्री सेल्सियस तक अगर इस तरह चलता रहा और पहुंच गया तो इंसान मर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 5, ट्यूमर फॉर्मेशन इन कैंसर। शॉर्ट अगर आप इसको देखें, ट्यूमर जो बनते हैं कैंसर्स, मुख्तलिफ कैंसर्स में, वो भी पॉजिटिव फीडबैक है। कैंसर सेल प्रोड्यूस प्रोटीन्स, एक खास किस्म के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं दैट इनिशिएट पॉजिटिव फीडबैक लूप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स बनने के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो ज़्यादा सेल कैंसरस, ज़्यादा वो प्रोटीन, ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक लूप, और वो ज़्यादा बड़ा ट्यूमर बनेगा। सो दे डू दिस बाय एक्सटेंडिंग, यानी ट्यूमर का जो ग्रोथ अगर होता है, कैंसर सेल्स जब बन जाते हैं तो ट्यूमर की ग्रोथ जब स्टार्ट होती है तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक के कैंसर सेल हाज प्रोटीन रिलीज करते हैं, वो प्रोटीन मजीद पॉजिटिव फीडबैक लूप इनिशिएट करते हैं और वो प्रोटीन सब बनते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन के रैपिड ग्रोथ के साथ। दे डू दिस बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सेल एक्सटेंड हो जाते हैं वेल बियॉन्ड देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन। सेल का एक, हर सेल के टाइप का एक नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है बॉडी में, अगर वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो फिर भी मसला है। और कैंसर में यही एक चेंज अक्सर होता है कि कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस प्रोटीन दैट इनिशिएट पॉजिटिव फीडबैक लूप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन। फुली हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ट्यूमर फॉर्मेशन और वो फुल एक लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखिए ट्यूमर्स जो बनते हैं कैंसर्स में, दे आर आल्सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। साइटोकाइन स्टॉर्मिंग, ये भी इंतहाई आसान है। Another good example of positive feedback mechanism would be the cytokine storms.
कोरोना वायरस डिजीज इज कोविड-19 जिसे हम कहते हैं इज नोन टू प्रोड्यूस कोई भी डिजीज, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज है जो साइटोकाइन स्टॉर्मिंग काज करते हैं। साइटोकाइंस केमिकल्स है जो खास किस्म के इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करते हैं एज अ केमिकल सिग्नल्स टू द अदर वाइट ब्लड सेल्स और अदर बॉडी सेल्स, ठीक है, ताकि उसको एक सिग्नल प्रोड्यूस करे, एक केमिकल सिग्नल और अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसको साइटोकाइंस कहते हैं। फिर इसमें, ठीक है, ल्यूकाइंस होते हैं और बहुत ज्यादा अंदर टाइप्स है। तो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वुड बी द साइटोकाइन स्टॉर्म, तूफान आना साइटोकाइंस का। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर साइटोकाइन एक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा रिलीज हो रहा है, एक इम्यून सेल बहुत ज्यादा हद से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो यानी एक सेल जब इन्फेक्टिव हो जाता है, तो जब एक सेल इन्फेक्टिव हो जाता है तो वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, और साइटोकाइन जब रिलीज करते हैं तो वो एक खास लेवल में होते हैं, इन्फेक्शन के मुताबिक होते हैं, जितने सेल इन्फेक्टेड तो वो अपने एक नॉर्मल अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं इम्यून सेल्स को, ठीक है, और इम्यून सेल्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो आके उस इन्फेक्टेड सेल को टारगेट करते हैं, ठीक है, वो जो इन्फेक्टेड सेल को टारगेट कर देते हैं तो वो फिर डैमेज करते हैं या ख़त्म करते हैं उसको, ठीक है। तो ठीक है, तो साइटोकाइंस आर स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो साइटोकाइंस जो है ये इम्यून सिस्टम के सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब साइटोकाइन स्टॉर्मिंग काज होता है, लेट्स से यहाँ पे ये रिसेंट एग्जांपल दिया है, कोविड-19 डिजीज इज नोन टू प्रोड्यूस दिस एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इन ह्यूमन। Excessive cytokine production as an inflammatory response to the virus can lead to multi-organ failure and death। यानी इसकी एक नॉर्मल वैल्यू है, जब इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन अकर होती है, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट, कोई पैथोजन एंटर हुआ है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, यानी बाकी बॉडी सेल्स को अवेयर करने के लिए कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, आ जाए, कलेक्ट हो जाए इम्यून सेल्स को, तो इसको इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स कहते हैं इन शॉर्ट, अगर स्लैंग वर्ड्स में मैं बताऊं आपको। तो फिर जब ये अट्रैक्ट होते हैं सारे इम्यून सेल्स, तो वहां पे उस इन्फेक्टिव सेल्स को क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, ठीक है, ताकि ख़त्म हो जाए। तो अगर ये नॉर्मल अमाउंट में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर हद से ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो फिर ये इन्फेक्टेड सेल के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इज इट क्लियर? सो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स दैट brings the body even further outside of the homeostatic norm makes this a positive feedback mechanism। यानी फर्दर एक आ गया साइटोकाइन रिलीज, फिर दूसरा आया उसने भी, और इस तरह नंबर इंक्रीज होता गया, मजीद ज्यादा सेल्स अट्रैक्ट होंगे इस साइड तक, ठीक है, तो हेल्दी सेल्स भी, यानी पुश्तो में हम कहते हैं सरेबा लामदमोसोजी, तो ये भी फिर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नुकसान हुआ, इस वजह से ये कहते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज इज नोन टू प्रोड्यूस this excessive inflammatory effect। Cytokine storming is actually an excessive overloaded inflammatory effect है, over reaction है, जिसको हम अक्सर बाज लोग हम एलर्जी जिस तरह कहते हैं, इस तरह ये भी एक excessive inflammatory effect है, जिसकी वजह से फिर नॉर्मल हेल्दी सेल्स भी डैमेज होते हैं। ठीक हुआ, तो ये तो साइटोकाइन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये ज़्यादातर साइटोकाइन स्टॉर्म जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में या डिजीज़ में होता है, लाइक जो जुवेनाइल आर्थराइटिस, यानी इसमें क्या होता है कि द बॉडी स्टार्ट टू अटैक इट्स ओन सेल्स, नॉर्मल हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू, रादर देन जस्ट फाइटिंग ऑफ द वायरस। अगर किसी वायरस के साथ वो फाइट कर रहा है, ये कोविड में ही यही कंडीशन होता है, ठीक है।
एक्चुअली ये एक इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन है, गलत तरीके से इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन होना, तो ये एक नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, मजीद इसमें बहुत ज़्यादा बातें है साइटोकाइन स्टॉर्म की, लेकिन हम यहाँ पे उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ठीक है। साइटोकाइंस ये तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। मैक्रोफेजेस में आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और किस्म के पीएमएन पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंडोथेलियल एंड एपिथेलियल सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। साइटोकाइंस आर एसेंशियल टू द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा ये रिलीज करते हैं फॉर अट्रैक्टिंग अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक हुआ, तो साइटोकाइन का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको फिर समझ सकते हैं। यानी इम्यून सेल्स के या दूसरे बॉडी के कुछ सेल्स की एक्टिविटी, ग्रोथ वगैरह कंट्रोल करने के लिए साइटोकाइंस रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये रिलीज़ करते हैं, यानी इसमें फिर टाइप्स है कीमोकाइन है, तो कीमोकाइन एक साइटोकाइन है जो इम्यून सेल को ये एबिलिटी देता है कि एक खास टारगेट तक वो पहुंचे। ठीक है, तो इसमें उस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्मिंग में ओवर बोर्डिंग ऑफ साइटोकाइंस होती है नॉर्मल से हट के, तो वो ऑटो इम्यून डिजीजेस में ज़्यादातर साइटोकाइन स्टॉर्मिंग इन्वॉल्व है। कोविड-19 में भी साइटोकाइन स्टॉर्मिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, ये साइटोकाइन यानी प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के फॉर्म में साइटोकाइन स्टॉर्म इनिशिएट होता है, काज होता है, और इसकी वजह से एक एक्सेसिव इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बॉडी पे आता है और बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्गन्स की फेल्यूर काज कर सकते हैं और डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइन स्टॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके इस स्टॉर्मिंग की एबिलिटी, ये इसके पीछे पॉजिटिव फीडबैक इन्वॉल्व है। ड्रॉप ऑफ द ब्लड प्रेशर इन ट्रामा और ब्लड वेसल्स। ड्रॉप ऑफ द ब्लड प्रेशर, ये भी क्या है, यानी एक इंसान जख्मी हुआ और उससे ब्लड लॉस हो रहा है और उस वजह से ब्लड अमाउंट कम हुआ बॉडी में और इस वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो इस केस में भी ये पॉजिटिव फीडबैक इन्वॉल्व है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कैन फॉल सिग्निफिकेंटली इफ अ पर्सन लूजेस अ लॉट ऑफ ब्लड ड्यू टू ट्रॉमा। अगर ये बंदा जख्मी हुआ, कोई एक्सीडेंट किया जिस वजह से भी, लेकिन कट लग गया और उससे ब्लड लॉस हो रहा है और उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ब्लड अमाउंट कम हो रहा है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। तो ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड वेरिएबल दैट लीड्स टू द हार्ट इंक्रीजिंग इट्स रेट। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो हार्ट स्टिमुलेट होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करे। द हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड कंट्रैक्टिंग मोर स्ट्रांगली। इसके अपोजिट यानी ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स ड्यू टू ट्रामा, तो फर्स्ट जो एक्टिविटी बॉडी एक्टिवेट करेगी हार्ट रेट इंक्रीज करने की, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रांगली पावरफुली कंट्रैक्ट हो ताकि ब्लड प्रेशर को रेज कर सके नॉर्मल तक। दिस चेंजेस टू द हार्ट काज इट टू नीड मोर, और जब हार्ट ज़्यादा स्ट्रांगली पंप करेगा, ज़्यादा पावरफुली पंप करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, तो उसके कार्डियक मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, बट इफ़ द ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी इज टू लो, लेकिन ब्लड वॉल्यूम क्यों लो है, ब्लड लॉस की वजह से। ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम लो है और हार्ट स्टिमुलेट हुआ कि ज़्यादा स्ट्रांगली पावरफुली कंट्रैक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली हार्ट डिमांड करेगा ज़्यादा ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की उसकी बॉडी वाल यानी उसके कार्डियक मसल, लेकिन ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है
तो उसको वो नहीं मिलेंगे। द हार्ट टिश्यू इटसेल्फ विल नॉट रिसीव इनफ ब्लड फ्लो टू मीट दीज इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम लो होने की वजह से हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा, हार्ट के मसल्स को सॉरी, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और न्यूट्रन नहीं मिलेंगे। तो ये इम्बैलेंसी फर्दर इस कंडीशन को मजीद उसमें शिद्दत लाएगी। यानी द इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड्स ऑफ द हार्ट एंड ऑक्सीजन सप्लाई कैन लीड टू फर्दर हार्ट डैमेज। तो हार्ट डैमेज अकर होगा विच एक्चुअली लोअर्स ब्लड प्रेशर, और फर्दर वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको न्यूट्रन नहीं मिल रहे, तो वो उस तरीके से पावरफुली कंट्रैक्ट, यानी बॉडी उससे डिमांड करे कि पावरफुली कंट्रैक्ट हो, लेकिन न्यूट्रंस वगैरह नहीं मिल रहे तो हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक प्रोवाइडिंग अ लार्जर चेंज इन द वेरिएबल, ब्लड प्रेशर मजीद ड्रॉप होता जाएगा। वजह यह कि हार्ट से डिमांड हो रहा है बॉडी के उधर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, उस वजह से तो हार्ट पंप करे ज्यादा तेजी के साथ। तो हार्ट ज्यादा तेजी के साथ जब पंप करेगा उसके लिए उसको इंक्रीज ब्लड फ्लो चाहिए और उसमें ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रन चाहिए ताकि कार्डियक मसल को ज्यादा ऑक्सीजन मिले और न्यूट्रन मिले, तभी वो कंबस यानी कैटाबलाइज करके वो पावरफुली कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बॉडी में कम है ट्रामा की वजह से, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड इसको नहीं मिलेगा, और जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड इसको नहीं मिलेगा तो हार्ट के सेल्स और उसकी डैमेज अकर हो सकती है कार्डियक मसल्स की, और हार्ट अटैक अकर हो सकता है। तो इस वजह से द लूप रिस्पॉन्ड बाय ट्राइंग टू स्टिमुलेट द हार्ट इवन मोर स्ट्रांगली, और इसी तरह मजीद यानी इधर हार्ट उस तरह पावरफुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रन नहीं मिल रहे, उस मकदार से कम ब्लड आ रहा है ट्रामा की वजह से, तो हार्ट टिश्यू डैमेजेस, उधर ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर मजीद नीचे आएगा, मजीद स्ट्रांगली बॉडी स्टिमुलेट करेगा हार्ट के कि स्टिमुलेट हो जाए, पंप करे ब्लड को ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन वो हार्ट बेकार होगा क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और वो नहीं मिल रहा ड्यू टू लो वॉल्यूम इन द बॉडी। ठीक है, ब्लड की लो वॉल्यूम होने की वजह से तो वो स्ट्रांगली कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे चलता जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। डेथ इन शोर हो जाएगा, यानी डेथ अकर होगा अगर ये कंडीशन इस तरह बरकरार रख के रहे। सो ब्लड लॉस देखे, डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड लॉस की वजह से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते हैं। बारो रिसेप्टर जो ब्लड वेसल की दीवारों में कुछ खास रिसेप्टर है जो प्रेशर रिसेप्टर्स है और ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, रीड करते हैं। तो बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, यानी जब बारो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क इनिशिएट करते हैं। वो रिफ्लेक्स क्या करता है, वो कार्डियक स्टिमुलेशन करता है, यानी हार्ट स्टिमुलेशन, सिस्टेमिक वासो कंस्ट्रक्शन काज करता है, फ्लो एंड वॉल्यूम रीडिस्ट्रीब्यूशन काज करता है। यानी ये बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, यानी बारो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं वेरी लो ब्लड प्रेशर से, तो ये रिफ्लेक्स आगे चला जाता है, कार्डियक स्टिमुलेशन करता है कि ज़्यादा तेज़ी के साथ पंप करे, सिस्टेमिक वासो कंस्ट्रक्शन काज करता है। सिस्टेमिक मतलब बॉडी के जो सिस्टेमिक यूनिट है, मतलब सर्कुलेटरी से ब्लड वेसल्स है, ये तंग हो जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर, ये सब एक्टिविटीज़ है कि ब्लड प्रेशर को रेस कर सके क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, फ्लो रेगुलेट कर सके और वॉल्यूम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सके। वॉल्यूम रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो ऑर्गन इधर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इस केस में लंग्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी फैला दे बजाय स्किन के नज़दीक टिश्यू वगैरह में। ठीक है, और मसल्स वगैरह को, यानी कार्डियक मसल्स वगैरह को। तो ये सारे एक्टिविटी इसलिए होते हैं, बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होते हैं और इसको इनिशिएट करता है या एडजस्ट करता है। दूसरे साइड पे ब्लड लॉस, अल्टर्ड ब्लड गैसेस, एक तो प्रेशर डिक्रीज, ब्लड लॉस की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ, दूसरे साइड पे ब्लड लॉस की वजह से उसके गैसेस डिस्टर्ब हुए, वॉल्यूम कम हुआ तो उनकी रेशो इफेक्ट हुई, तो कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो भी कार्डियक स्टिमुलेशन, हार्ट की स्टिमुलेशन करता है उसके पंपिंग इंक्रीज करने के लिए, सिस्टेमिक वासो कंस्ट्रक्शन और यही चीज़ें वो भी एक्टिवेट करता है। लेकिन ये हो नहीं पाता, वजह क्या है, क्योंकि अगर उधर जख्म है और ओपन है, वो ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है
और ये दोनों इफेक्ट अकर हो रहे, तो ये बर्डन डालते हैं हार्ट पे कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करो, ब्लड पंपिंग ज़्यादा तेज़ी के साथ करो। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, गैसेज उसमें उस मकदार में नहीं है, उस रेट के साथ वो सर्कुलेट नहीं हो रहे, तो हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा, ठीक है, और नहीं मिल सकेगा तो वो ज़्यादा पावरफुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन जो है वो गंभीर होते जाते हैं, और अगर कोई स्टॉपेज ना की तो फिर मसला डेथ तक चला जा सकता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक क्या है, फीडबैक लूप है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लूप है। लेकिन ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल नेगेटिव फीडबैक है। इसमें चंद वो 12, 13 और 14वां दिन ओव्यूलेशन से चंद एक दिन दो पहले, उस दौरान क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक पोर्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवरी रिलीज द हार्मोन एस्ट्रोजन, द एस्ट्रोजन एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द पॉजिटिव फीडबैक लूप। जो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, this estrogen act as a stimulus for the positive feedback portion in the menstrual cycle. The information is sent to the brain, which then stimulates the release of gonadotropin GnRH, releasing hormone from the hypothalamus and luteinizing hormone from the pituitary gland. These hormones are released as a response to the stimulus by the control unit, ठीक है। These hormones are released as a response to the stimulus by the control unit, यानी pituitary gland रिलीज करती है hypothalamus के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। यानी द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन, ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं एस्ट्रोजन के फॉर्म में, एस्ट्रोजन एक्ट एज ए स्टिमुलस फॉर द पॉजिटिव फीडबैक, द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू द ब्रेन व्हिच देन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करते हैं, द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोफिन हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन है जो वो बेचता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड उससे स्टिमुलेट हो जाती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं और रिलीज करना शुरू कर देते हैं। दीज हार्मोन आर रिलीज्ड एज रिस्पांस टू द स्टिमुलस बाय कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यानी उसी स्टिमुलस के रिस्पांस में ये हार्मोन रिलीज होता है। यानी यहाँ पे एस्ट्रोजन था, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज किया, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उससे रिलीज किया, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, दीज हार्मोन फर्दर काज द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरी, और फर्दर ओवरी से ये मजीद एस्ट्रोजन रिलीज कर देते हैं, एंड द लूप कंटिन्यू अंटिल द लेवल ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीज इनफ टू इंड्यूस द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एफएसएच रिलीज करना शुरू करे, तब तक ये इंक्रीज होगा। यानी जीएनआरएच एस्ट्रोजन जाएगा, मैसेज शेयर होगा ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ, और ब्रेन हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज करेगा, जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएगा और उसको बताएगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करो। द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम्स डाउन एंड इट टारगेट्स द ओवरी टू सीक्रेट फर्दर एस्ट्रोजन, ठीक है। और एस्ट्रोजन मजीद इंक्रीज होगा तो वो एज अ मैसेज जाएगा ब्रेन को, फिर एज अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, और फिर वहां से गोनेडोट्रोफिन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड तक आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उससे रिलीज करेगा, और इस तरह ये लूप चलता रहेगा। द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फाइनली रिजल्ट इन ओव्यूलेशन, और एफएसएच जब आयर में रिलीज होता है, यानी इतना ये लेवल एस्ट्रोजन हाई हो जाता है कि इट causes the follicle stimulating hormone, it causes the release of follicle stimulating hormone, ठीक है, इंड्यूस कर देता है। सो द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फाइनली रिजल्ट्स इन ओव्यूलेशन, और इसी वजह से ओव्यूलेशन रिजल्ट होती है, एंड इवेंचुअली द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। This is an example of a positive feedback mechanism, as the increase in one factor induces the movement of the output in the same direction until the task is completed, ठीक है। ये होता रहता है, increase in one factor induces the movement of the output in the same direction until the task, जब तक टास्क कंप्लीट ना हुआ पॉजिटिव फीडबैक शुरू होता है। ये यहाँ पे आप क्लियर कट समझ जाएंगे उधर अगर टेक्स्ट में नहीं समझे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, तो देखिए ये आमतौर पे नेगेटिव फीडबैक है, एस्ट्रोजन जाता है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज कर दे, हमने जो ऊपर पढ़ा ये पॉजिटिव फीडबैक पोर्शन पढ़ा,
ये 12 to 14 होता है, याद रखिए, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। यानी अगर इस तरह ना हो कि कल किसी को बताए कि फुल मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉजिटिव फीडबैक है, फुल नहीं है। फुल आम तौर पे मोस्ट ऑफ द साइकिल जो है नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। सम ऑफ द डेज 12, 13, 14 डे, इसमें ये एस्ट्रोजन जो ओवरी से रिलीज हो रहा है वो आके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है जीएनआरएच रिलीज करने के लिए, और जीएनआरएच आके एंटीरियर पिट्यूटरी को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये गोनाडोट्रोपिन है एफएसएच-एलएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से वो एलएच रिलीज कर देता है, और एलएच रिलीज करके ओवरी, एलएच आके ओवरी से एस्ट्रोजन, फिर ठीक है प्रोजेस्टेरॉन भी यूट्रस, और फिर ये एस्ट्रोजन लेवल हाई होके फिर जाके हाइपोथैलेमस, और इस तरह ये होता रहता है। आखिर में एफएसएच भी रिलीज होना, यानी इस एस्ट्रोजन का लेवल इतना हाई होता है कि वो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच और जीएनआरएच से एंटीरियर पिट्यूटरी के आखिर में ये एफएसएच, हमने यहाँ पे डायग्राम में कि कंबाइनली एफएसएच एलएच दोनों काज करता है, लेकिन एलएच जनरली होता है, ठीक है। तो ओवरी से रिलीज अकर होता है एस्ट्रोजन का थ्रू द हाइपोथैलेमस जेनरेच इनडायरेक्टली एंड थ्रू द एफएसएच एंड एलएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ये इस तरह होता रहता है। आखिर में ये एफएसएच और एलएच, एक्चुअली एलएच, ये ओव्यूलेशन काज कर देता है। आमतौर पे साइकिल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आते हैं, इन दोनों से एफएसएच एलएच और जीएनआरएच इनकी रिलीज बंद करते हैं, ठीक है। लेकिन 12, 13, 14 डे जहाँ पे ओव्यूलेशन होती है या ओव्यूलेशन से 1-2 दिन पहले, तो एस्ट्रोजन एक्ट एज अ स्टिमुलेटर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, और जीएनआरएच आके एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच-एलएच, और ओवरी से वो एस्ट्रोजन, और आखिर में ओव्यूलेशन भी काज कर देते हैं, ठीक है। फिर ये ख़त्म हो जाता है 14 डे के बाद, क्योंकि ओव्यूलेशन हो जाती है तो फिर ये एक्टिविटी होती है उसके बाद एस्ट्रोजन, और वही प्रोजेस्टेरॉन आके हाइपोथैलेमस को मना करती है कि जीएनआरएच नेगेटिवली फीडबैक करते हैं, यानी द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर 14 डे, देन व्हाट, देन दे काज द स्टॉपेज, ठीक है। यानी हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, फिर हाइपोथैलेमस रीड करता है कि अगर ये दोनों हाई है 14 डे के बाद, ये दोनों हाई है, तो फिर वो जीएनआरएच को रिलीज नहीं करता, ठीक है। जितना हाई से हाई होता जाएगा जीएनआरएच की रिलीज कम से कम, इस तरह एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच-एलएच कम, ठीक है, और ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम। इज इट क्लियर? ये वही है, ये पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीज एस्ट्रोजन एट मिड साइकिल स्टिमुलेट एलएच सीक्रेशन, ठीक है। एलएच सीक्रेशन स्टिमुलेट हो जाते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच आता है, एफएसएच भी स्टार्ट में आता है, फॉलिकल ग्रो करते हैं। ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, फॉलिकल्स किस तरह ग्रो करते हैं, और यानी ओओजेनेसिस में पढ़ा होगा। तो फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, और एलएच के थ्रू, और इन दोनों के थ्रू आप कह सकते हैं, बस हम एलएच के थ्रू कहते हैं, ओव्यूलेशन काज करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम रप्चर्ड फॉलिकल को ग्राफियन रप्चर्ड जिससे एग निकले हो उसको कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो एफएसएच-एलएच का लेवल जब बहुत ज्यादा हाई होता है इन मिड ऑफ साइकिल ड्यू टू द इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, इट इज फीडबैक टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पे बताया है। उधर आपने देखा कि हाइपोथैलेमस के थ्रू जीएनआरएच और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, और तो इसके बारे में डिफरेंट व्यूज है, लेकिन जनरली कोई भी आप फॉलो करें तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो एफएसएच-एलएच ग्रोइंग फॉलिकल, और ग्रोइंग फॉलिकल्स इव्यूलेशन काज करे, एग उससे इजेक्ट होगी, फॉलिकल इसी तरह रहेगा, ठीक है, खाली, और ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन रिलीज जो हो रहा है ग्रोइंग फॉलिकल से, तो ये एक्ट करता है आमतौर पे 14 डे के बाद एज अ नेगेटिव फीडबैक सिग्नल, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। क्लियर हुआ? तो ये आपके लिए ये एक और एग्जांपल, इसके अलावा एग्जांपल्स है वही जो ये देखे कि हम जब टॉक्सिन डिटेक्ट होता है हमारे बॉडी, यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू वो मेटिंग अकर होती है बॉडी, यानी जो पेरिस्टाल्सिस अकर होता है, तो वो ऐसे फोर्सफुल कंट्रैक्शन काज कर देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में कि उस
फूड को हम बाहर गिराना शुरू करते हैं, स्टमक रिवर्स कर देता है और वापस उस टॉक्सिन को यानी या फूड पॉइजनिंग वगैरह तो वोमिटिंग हो जाती है फॉर ड्यू टू द रीजन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन डिटेक्ट होता है स्टमक के अंदर तो वो रीगर्जिटेशन यानी वोमिटिंग काज कर देता है और वापस हम उसको गिरा देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक, जब तक वो टॉक्सिन ख़त्म ना हुआ उस वक्त तक वोमिटिंग यानी एंटी पेरिस्टालसिस होता रहता है। तो ये था पॉजिटिव फीडबैक। ठीक।